हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अगर आप स्वस्थ हैं और बढ़िया हैं तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। तो मैं पंकज राजपूत, आपका बायोलॉजी मेंटर, आपके अपने फेवरेट एक्सपी क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, जहां पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है ताकि आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सके। यही हमारा और हमारे चैनल एक्सपी क्लासेस चैनल का मुख्य उद्देश्य है कि आप नई नई ऊंचाइयों पर पहुंच सके और अपने घर वालों का थोड़ा बहुत हमारा भी नाम रोशन कर सके। तो हमारा जो अध्याय का नाम था वो क्या था? जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी और उसके सिद्धांत एवं प्रक्रम, ये हमारा अध्याय था। अध्याय नंबर आप नवा मान लीजिए क्या नवा अध्याय ही है। तो अभी इसमें हमने पहले कंप्लीट किया था कि डीएनए को कैसे हम निकालेंगे, जो हमारा वांछित डीएनए है उसे हम कोशिका से कैसे निकालेंगे। तो हमने केवल अभी तक डीएनए का पृथक्करण पढ़ा था। अभी हम इसमें पढ़ेंगे कि पृथक्करण डीएनए के बाद पुनर्योगज डीएनए कैसे बनता है, पुनर्योगज डीएनए कैसे बनता है। और इसके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि जो पुनर्योगज डीएनए बनाने के लिए जो भी आणविक कैंची वगैरह थी उसका निर्माण कैसे हुआ या कैसे आई, वो अपना कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो आज के इस लेक्चर में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? अपने पुनर्योगज डीएनए के बारे में। किसके बारे में? रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योगज डीएनए। देखो, ये चैप्टर कोई बहुत बड़ा नहीं है। अगर आप चाहें तो एक पेज में ही इसे कंप्लीट कर सकते पूरे चैप्टर। समझे आप? कैसे अभी हम बता रहे हैं। पहले तो इस चैप्टर का नाम लिख लीजिए आप। वैसे तो सबको पता होगा, अगर जिनको नहीं पता है उनके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रबंध कर देते हैं। और प्रबंध कैसा भाई? इस चैप्टर का नाम क्या है? जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। सिद्धांत एवं प्रक्रम। क्या है चैप्टर का नाम? जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। और चैप्टर नंबर कौन सा हमारा? चैप्टर नंबर हमारा है 9 या अध्याय नंबर 9। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं कि एक्चुअल में या वास्तव में पुनर्योगज डीएनए होता क्या है। अभी तक आपने डीएनए को समझ लिया था कि वांछित डीएनए को निकाला कैसे हमने, ठीक है। अब हमारे पास डीएनए निकल आया है और इसके अलावा डीएनए को टुकड़ों में करके हमने क्या किया था, जो भी हमें डिजायर्ड जीन था या वांछित जीन था। देखो, डीएनए और जीन में फर्क होता है, ये कई बार आपको बता चुके हैं, हम फिर भी बता रहे हैं। डीएनए क्या होता है? पूरा लंबा धागा होता है, ठीक है। और जीन क्या होता है? डीएनए का वह भाग होता है जहां पर इंफॉर्मेशन होती है। अब हमें पूरा डीएनए तो चाहिए नहीं है, हमें डीएनए की केवल कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। तो जिस इंफॉर्मेशन को हम निकालेंगे या छोटी सी इंफॉर्मेशन को निकालेंगे उसी को हम जीन बोलते हैं। तो जीन को निकालने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ी थी? डीएनए को काटने की। और डीएनए को काट करके हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या विद्युत कण संचलन के द्वारा हमने क्या किया था? उस जीन को निकाल लिया था। समझे आप? किसके द्वारा? इथिडियम ब्रोमाइड के द्वारा उसको कलर किया गया था और यूवी रेज दे करके उसको देखा गया था कि कौन सा वाला हमें चाहिए है। वही जीन हमने निकाल लिया था। देखो, इसको जल्दी से हम वर्बली रिपीट कर देंगे। क्या किया था? मान लीजिए हमारी ये कोशिका थी। क्या थी? ये कोशिका थी। इस कोशिका के अंदर ये केंद्रक होता है। थोड़ा सा निप थोड़ी सी छोटी कर ले, ठीक है। अब कलर में मत जाना, आपके एक ही कलर सब बना दिया, उससे टाइम बच जाता। मान लीजिए हमारा केंद्रक था गोल गोल, उसके अंदर ये हमारा आनुवांशिक पदार्थ भरा हुआ, ठीक है। जब हम अब कुछ अपने जंतु या जीव ऐसे होते हैं जिनके ऊपर क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। जैसे कि मान लो हमारे कवक हैं, पादप हैं और भी हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। जैसे बैक्टीरिया वगैरह के ऊपर भी कोशिका भित्ति होती है। तो इसको कोशिका भित्ति को तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? कुछ एंजाइम डालेंगे। मान लीजिए हमने कवक की कोशिका ले ली या पादप की कोशिका ले ली। कवक की कोशिका किसकी? काइटिन की सेल वॉल होती है या कोशिका भित्ति। क्या डाला हमने? काइटिनेज एंजाइम डाला, तो उसकी कोशिका भित्ति टूट गई। कोशिका भित्ति टूट गई तो साथ ही साथ क्या होगी? ये कोशिका भी, कोशिका भित्ति टूट गई तो इसके अंदर पानी भर जाएगा। जब पानी भर जाएगा तो ये कोशिका क्या होगी? फट जाएगी। जब ये कोशिका फट जाएगी तो इससे क्या होगा? हमारा हमारा ये क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या होगा? बाहर निकल आएगा। ये कोशिका फट गई, फटने के बाद हमारा केंद्रक क्या होगा? बाहर निकल आएगा, ठीक है। अब केंद्रक को भी क्या करेंगे? कुछ और एंजाइम के द्वारा तोड़ेंगे तो केंद्रक टूट जाएगा। लास्ट में हमें क्या मिल जाएगा? हमारा डीएनए आरएनए प्रोटीन वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। अब इन डीएनए आरएनए प्रोटीन को उठा करके क्या करेंगे हम? अब ये सब बीकर में चल रहा है। ये सब किस में चल रहा है? एक बीकर बड़ा सा,
एक बड़ा सा क्या बीकर है, उसके अंदर ये सब प्रोसेस चल रही है। ठीक है, तो इतना आप समझ जाना, कहीं पर हवा में नहीं चल रही है, ये कहाँ चल रही है, बीकर में चल रही है। इसको उठा कर किस में डाला हमने, अभी भी बीकर में ही है, लेकिन थोड़ा इसको दिखाने के लिए हमें डालना पड़ेगा, या ना भी डालें चल जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर हम क्या डाल देंगे, आरएनएज और प्रोटीएज एंजाइम डाल देंगे। ठीक है, अगर लिपिड वगैरह तो लाइपेज एंजाइम डाल देंगे, या और भी अन्य एंजाइम डाल देंगे, ताकि यहाँ पर जो भी बड़े अणु थे वो टूट जाए। वो टूटेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक मतलब किसका, डीएनए का धागा मिल जाएगा उलझा हुआ, और इसी के आसपास चीजें मिल जाएंगी। कौन सी, जैसे अपने हिस्टोन प्रोटीन, ये सब टूट चुकी हैं, ये सब, ये जो मॉलिक्यूल हैं या अणु हैं, ये सब अणु क्या है, टूटे हुए हैं। अब इन अणुओं को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे सिस्टम पर या इस पूरे मटेरियल को क्या करेंगे, बीकर में से भरा, इस बीकर में इसको भरा, और इस बीकर में ऐड करते हैं क्या, एथेनॉल। क्या ऐड करते हैं, एथेनॉल। जो आप लोग पीते हो ना, शराब पीते हो शाम के टाइम ठेके पर जाकर के, वो शराब इसमें क्या कर दी हमने, ऐड कर दी। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं अरे हम नहीं पीते, ठीक है नहीं पीते, हमें पता तुम पीते हो, नहीं पीते तो फिर बढ़िया। हमने क्या किया, इसमें एथेनॉल डाला। जब इसको एथेनॉल डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक छालन जैसा हो जाएगा, और इसको एक चम्मच के द्वारा घुमाएंगे तो जैसे आपको बताया था फालूदा में जो सेवइयां होती हैं, उसी की तरह इसको बाहर निकाल लेंगे। तो हमें केवल क्या होगा, डीएनए बस क्या होगा, बाहर मिल जाएगा। अब डीएनए कितना बड़ा धागा है, इस धागे को हमें तोड़ करके जीन निकालना है, तो क्या करेंगे, इसकी क्रिया कराएंगे हम किसके द्वारा, किसके साथ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, प्रतिबंधन जो एंजाइम होता है उसके साथ इसकी क्रिया कराएंगे। तो इसको क्या करेगा, वो टुकड़ों में तोड़ देगा, उसको क्या करेगा, टुकड़ों में तोड़ देगा। ठीक है, अब टुकड़े बड़े छोटे हर प्रकार के हो सकते हैं। अब इन टुकड़ों को अलग करना है, तो इनको अलग करने के लिए हमने क्या किया था, विद्युत कण संचलन या जेलेक्टोफोरेसिस एक प्रोसेस की थी। उसमें क्या की थी हमने, एक प्लेट ली थी। क्या ली थी, एक प्लेट। उस प्लेट में क्या किया था हमने, यहां पर कूप बनाए थे, और यहां पर इसको भरा था। ठीक है, इनको सभी में, इन पे कूपों में इनमें भरा था, और यहां पर क्या भरा हुआ था, इनमें एगारोज जेल भरा हुआ था। क्या भरा था, जेल, वो वाली जेल नहीं इसमें कैदी रहते हैं, एक जेल होता है जो आप मतलब जेली वगैरह खाई होगी, तो एगारोज यहाँ पर क्या करते हैं, जेल भरते हैं, और यहाँ पर इसको हम ऋणात्मक करते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, इसको धनात्मक करते हैं, ताकि ये विद्युत क्षेत्र क्या हो सके, उत्पन्न हो सके। और आपको पता है कि जो डीएनए होता है वो ऋणात्मक होता है, तो वो किस तरफ जाएगा, धनात्मक की तरफ जाएगा। तो डीएनए इस तरफ की तरफ भागेंगे, और जो जो छोटा होगा वो आगे पहुंच जाएगा, जो बड़ा होगा वो पीछे रह जाएगा। इतना क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर डालेंगे कलर, इथेरियम ब्रोमाइड से इसको क्या करेंगे, कलर करेंगे, और किसके द्वारा, परावैंगनिक किरणों के द्वारा देखेंगे, और जो हमारा जीन जिसकी हमें जरूरत होगी वही जीन हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। अब आप कहोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कौन से जीन का हमें पता चल रहा, तो उससे जीन को पता कैसे करते, जीन होता क्या है, जीन हमारे किसके, नाइट्रोजन बेस, या मान लीजिए हमारा, हाँ नाइट्रोजन बेस या नाइट्रोजन क्षार के क्या होते हैं, क्रम होते हैं। अब मान लीजिए एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, इस तरीके का कोई क्रम लगा था। ठीक है, इसके थाइमिन होगा, इसके सामने एडेनिन होगा, इसके सामने साइटोसिन होगा, इसके सामने गुआनिन। मान लीजिए हमें इस टाइप वाला ये क्रम चाहिए था। क्या चाहिए था, हमें इस टाइप का ये क्रम चाहिए था। अब ये क्रम हमें कहाँ मिल जाएगा, जहां भी हमें ये मिल जाएगा उस वाले टुकड़े को हम क्या करेंगे, तो उठा लेंगे, तो हमें जीन मिल गया भाई। अब जीन मिल गया, अब आगे की प्रोसेस हमें करनी है। अब यहां तक की प्रोसेस तो पिछले लेक्चर में हो गई थी, आपको रिपीट कर दिया। ठीक है, अब ये क्या था, ये मान लीजिए डीएनए का वह खंड जो हमें चाहिए था वो हमने इस प्लेट से निकाल लिया। निकाला कैसे, इथेरियम ब्रोमाइड से इसको कलर किया। जब इसको कलर करेंगे तो जब परावैंगनिक किरणें इनके ऊपर डालेंगे तो ये हमें स्पष्ट रूप से दिखने लगेंगे। ठीक है, और जो हमें चाहिए होगा, जरूरी नहीं कि हमें यही वाला सीक्वेंस चाहिए था, हमने मान लिया कि इस टाइप का कहीं पर सीक्वेंस या क्रम होगा जो हमें चाहिए था, और जब हमने परावैंगनिक किरणें डाली तो ये क्रम हमें मिल गया। समझे, तो हमें जीन मिल गया है। अब इस जीन का उपयोग क्या करना है, समझे, तो इस जीन का उपयोग करना है कहां पर, हमें जहां पर इसकी जरूरत होगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो क्या करते हैं, अभी तक आपको बताया था कि एक कोशिका से हमने मान लीजिए वांछित जीन निकाला, और एक दूसरी कोशिका में डाल दिया ताकि हम उसका उत्पाद ज्यादा बना सके। तो डायरेक्ट कभी भी जीन को हम दूसरी कोशिका में प्रवेश नहीं करा सकते। क्या करते हैं, हम डायरेक्ट कभी भी अपने किसको, डीएनए को किसी दूसरी कोशिका में प्रवेश नहीं करा सकते हैं। उसको प्रवेश कराने के लिए किसी ना किसी गाड़ी या वाहन की जरूरत होती है। समझे, अब वो वाहन जो होता है उसे क्या बोलते हैं, हम संवाहक बोलते हैं या वेक्टर बोलते हैं। उसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं, यहाँ पर थोड़ी ही बात करेंगे। यहाँ पर केवल आपको पुनर्योगज के बारे में बताना है।
बाकी जो भी शब्द उपयोग किए जाएंगे, संवाहक हो चाहे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो या और भी अन्य शब्द होंगे, इनके सबके बारे में पूरा पूरा एक लेक्चर लेके आएंगे। तो आज हमें पढ़ना पुनर्योगज डीएनए। आपको समझ में तो आ जाए कि पुनर्योगज की जरूरत है क्या और पुनर्योगज बनाना ही क्यों है, ये आपको पहले समझ में आना चाहिए, फिर तो कोई मतलब है। तो इतना समझ में आ गया आपको कि डीएनए निकाल लिया हमने, हमें वांछित जीन हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। ये हमारे पास क्या आ गया भाई, वांछित जीन आ गया। अब वांछित जीन कौन सा, अब मान लीजिए हमें प्रोटीन बनवानी थी या इंसुलिन हार्मोन बनवाना था, तो इंसुलिन हार्मोन बनाने वाला जीन हमने निकाल लिया है। अब निकाल करके इसका करना क्या, इसको देखते तो रहना नहीं है, इसका कहीं ना कहीं क्या करना है, हमें उपयोग करना है। तो इसको उपयोग करेंगे कैसे, देखो भाई। अब मान लीजिए ये जो हमने जीन निकाला था, ये जो जीन निकाला था ये किसका जीन था, इंसुलिन का जीन था। किसका जीन था भाई, इंसुलिन का जीन। अब इंसुलिन का जीन क्या बनाएगा, इंसुलिन हार्मोन बनाएगा। क्या बनाएगा, इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन हमें कहा, मनुष्य को चाहिए होते हैं, किसके लिए, डायबिटीज पेशेंट, जो शुगर मधुमेह जो रोगी होते हैं, डायबिटीज पेशेंट या मधुमेह रोगी होते हैं, उनके लिए हमें क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं। तो क्या करते हैं, अब हमने क्या किया, वांछित जीन तो निकल आया। अब मान लीजिए वांछित जीन का हमें करना उत्पादन ज्यादा करना है। क्या करना, उत्पादन। एक बार हमने निकाला तो उसका कोई काम तो है नहीं है, उसको जो हमने इंसुलिन का जीन निकाला उससे इंसुलिन हार्मोन बनाने के लिए कुछ ना कुछ चीज तो चाहिए जहां पर वो अपने आप को प्रदर्शित कर सके, समझे आप। तो क्या होता है, आपको पता होगा, अगर 11th में आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि जो हमारा बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया या जीवाणु, उसमें हमारे जीनोम के अलावा या मान लीजिए उनका जो मुख्य क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता, उसके अलावा भी उसमें क्या होते हैं और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आनुवांशिक पदार्थ होता है जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। कल के लेक्चर में भी हमने कंप्लीट किया था प्लाज्मिड को, आज भी बता दे रहे हैं। प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड बैक्टीरिया में पाया जाने वाला वह एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है या आनुवांशिक पदार्थ होता है जिसकी खुद बैक्टीरिया को कोई खास जरूरत होती नहीं है, बस वो एक्स्ट्रा पड़ा रहता है, समझे आप। उसकी जरूरत अब हम करने लगे। क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये जीवाणु या बैक्टीरिया की कोशिका है, क्या थी, बैक्टीरिया की कोशिका है, और उसका खुद का यह आनुवांशिक पदार्थ इस तरीके से पड़ा हुआ। क्यों पड़ा हुआ, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक तो होता नहीं है, तो उसका जो आनुवांशिक पदार्थ होगा वो इसी तरीके से पड़ा रहेगा। और इसी के अंदर क्या होता है हमारा, इसी के अंदर होता है हमारा प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड क्या होते हैं, राउंड या गोल क्या होते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। जो प्लाज्मिड होता है वो भी डीएनए ही होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। वो कैसा होता है, ये सर्कुलर या छल्लों के रूप में ये होता है, और ये एक एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, इसकी खास कोई जरूरत होती नहीं है बैक्टीरिया को, ये एक्स्ट्रा होता है इनके पास, समझे आप। तो क्या करते हैं, अब इसका उपयोग कहां करेंगे, ठीक है। मान लिया हमने ये हमारा कौन सा बैक्टीरिया था, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम बैक्टीरिया था। ये क्या था हमारा, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। टाइफीम्यूरियम क्या है हमारा, ये बैक्टीरिया है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ये क्या है हमारा, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ये इसका आनुवांशिक पदार्थ है, ये इसका प्लाज्मिड है, ठीक है भाई। तो प्लाज्मिड को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। प्लाज्मिड को किया हमने क्या, बाहर, हमने प्लाज्मिड बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब इसको बाहर क्यों निकाला, इसकी क्या जरूरत है, ये अभी हमें देखना। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले पीछे देखा था कि हमने क्या किया था, अपना वांछित जीन निकाला था। क्या निकाला था हमने, अपना वांछित जीन निकाला था। यहां पर क्या किया था हमने, यहां पर ये इंसुलिन का वांछित जीन निकाला था, ठीक है। इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, ऐसे, ठीक है। मान लीजिए ये डीएनए के टुकड़े हैं, डबल स्टैंड टुकड़े, यहाँ पर इसके सामने एडेनिन लगा, यहाँ पर थाइमिन, यहाँ पर ग्वानिन, यहाँ पर साइटोसिन, उसके जस्ट अपोजिट वही चीज लगा दी। ये हमने क्या किया, प्लाज्मिड बाहर निकाल लिया, और ये हमारे पास क्या है, वांछित जीन है। तो अब करना क्या है, इसको हमें चाहिए है, ये हमें बनाना बहुत ज्यादा मात्रा में, ताकि हमें इंसुलिन मिल सके, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे भाई, कुछ तो करना पड़ेगा। अब जब आए हैं यहाँ पर पढ़ाने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, जिस रेस्ट्रिक्शन या प्रतिबंधन एंजाइम के द्वारा हमने इस डीएनए को काटा था, इस डीएनए को हमने किसके द्वारा काटा था, एक कैंची के द्वारा काटा था। उस कैंची को हमने क्या बोला था, प्रतिबंधन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसके द्वारा इसको काटा। उसी कैंची के द्वारा या उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा हम इस प्लाज्मिड को भी क्या करेंगे, काटेंगे,
ठीक है, इसका नाम भी हम लिख दे। पहली बात तो हमें क्या करनी थी, यहाँ पर इसकी कॉपी बना देनी चाहिए थी। चलो कोई ना, लो अभी एक और हमने बना दिया, तो ये कॉपी हो गई। इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको प्लाज्मेट दे दिया। ठीक है, अभी प्लाज्मेट के बारे में हमें बहुत कुछ पढ़ना है। प्लाज्मेट के बारे में अभी हम आगे और भी पढ़ेंगे, संवाहक के तौर पर इसको पढ़ेंगे। और तो प्लाज्मेट समझ में आ गया। प्लाज्मेट होता क्या, प्लाज्मेट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, ये डबल स्टैंडर्ड होता है और इसमें खुद से रेप्लिकेट या खुद से अपनी फोटोकॉपी बनाने की क्षमता होती है। समझे आप, क्यों होती है, क्योंकि कि इसके पास क्या होता है, अपना खुद का ORI होता है। अभी वो भी बताएंगे ORI क्या होता है। ठीक है, हमने क्या किया, प्लाज्मेट को बाहर निकाल लिया भाई। प्लाज्मेट को बाहर निकाला और किसके द्वारा काटा था हमने, हमने इसको काटा था किसके द्वारा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा। किसके द्वारा काटा था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या प्रतिबंधन एंजाइम के द्वारा। ठीक है, अब काटने के बाद क्या करेंगे, ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे। जो हमारा वांछित डीएनए था उसको प्लाज्मेट के साथ क्या करेंगे, यहाँ इस कटे हुए भाग पर, जितना इसका भाग काटा था उस भाग पर इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। आ रहा आपको समझ में। हमने सबसे पहले क्या किया, हमें जिस चीज का उत्पादन करना है ज्यादा मात्रा में, पहले उसको निकाल। मान लीजिए इंसुलिन हमें बनवाना था, तो हमने इंसुलिन के जीन को बाहर निकाला। कहां से निकाला, बीटा सेल से। जो हमारी अग्न्याशय की बीटा कोशिकाएं होती हैं उन्हीं में तो हमारा इंसुलिन का जीन होता, वहां से हमने इंसुलिन का जीन निकाल लिया। इंसुलिन का जीन निकालने के बाद अब इंसुलिन का जीन क्या है, अगर इसको हम डायरेक्ट किसी कोशिका में प्रवेश कराएंगे, पहली बात तो ये प्रवेश नहीं कर पाएगा। ठीक है, प्रवेश करने के बाद ये खुद से क्या कर पाएगा, विभाजन नहीं कर पाएगा, अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाएगा। तो इसका कोई मतलब नहीं अकेले भेजने का, इसको अकेले भेजने का कोई मतलब नहीं। तो इसको क्या करते हैं, एक गाड़ी घोड़ा देते हैं क्या देते हैं इसको, एक गाड़ी देते हैं। अब वो गाड़ी कौन सी होती है, हमारी प्लाज्मेट होती है। प्लाज्मेट एक क्या कहती है, वाहक या वेक्टर की तरह काम करती है। तो क्या करते हैं, प्लाज्मेट को भी उतना ही कट करते हैं ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए, ताकि पहचान में ना आए कि कोई अलग से कोई चीज लगी है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम प्रवेश करा देंगे अपनी ई कोलाई में। किस में प्रवेश करा देंगे भाई, बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा, लो छोटा कर देते। अब इसको हम प्रवेश करा देंगे कहां पर, ई कोलाई में। ठीक है, ये हमारी क्या है, ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई। अब ई कोलाई क्यों लिया, क्योंकि ये क्या होता है, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से थोड़ा बहुत उसके आसपास होता है, उससे मिलता जुलता होता है। इनकी जो व्यवहार होता है वो कहीं ना कहीं आपस में एक सा होता है। ठीक है, हमने क्या किया, देखो इसको तो हम बता नहीं भूल गए, इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं पुनर्योगज डीएनए। अब पुनर्योगज डीएनए क्या होता है, पुनर्योगज डीएनए मतलब दो डीएनए को आपस में मिला देना या मिक्स कर देना है, पुनर्योगज डीएनए। अब आप कहोगे दो डीएनए हमने कहा मिलाए, तो प्लाज्मेट भी तो भाई एक डीएनए है, ये वांछित जीन ये भी तो एक डीएनए है। हमारा जीन, हर जीन डीएनए है लेकिन हर डीएनए जीन नहीं है। अब कुछ बच्चे इसमें फंसे रह जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा इसको रिकॉल करो, समझ में आ जाएगा। तो क्या किया हमने, इस जीन को इस प्लाज्मेट के साथ जोड़ दिया और इसका नाम क्या हो गया भाई, इसका नाम हो गया पुनर्योगज डीएनए। बस यही आपको आज पढ़ाना था हमें और ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पुनर्योगज डीएनए को करते हैं यहां पर प्रवेश करा देते हैं। इसको क्या करते हैं, इसके अंदर प्रवेश करा देंगे। अब इसके अंदर जब इसको प्रवेश कराएंगे तो क्या करेंगे, अपनी फोटोकॉपी बनाना शुरू कर देंगे या क्लोनिंग करना शुरू कर देंगे। देखो भाई इसकी थोड़ा बहुत क्लोनिंग तो करा ही थे। अब हम जब इसको अंदर लाए हैं तो ये क्या करेगा, अपनी फोटोकॉपी बनाना, ये फोटोकॉपी बनाना अपनी क्या करेगा, शुरू कर देगा। अरे भाई लो, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास क्या था, एक प्लाज्मेट था या एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए था। अब यहां पर कितने सारे आ गए, चार। क्यों आ गए भाई चार, देखो ई कोलाई क्या होती है, 20 मिनट में, हर 20 मिनट में क्या होती है, अपने आप को विभाजित करती है, 20 मिनट में डिवाइड होती है। तो इसका जब ये विभाजित होगी तो इसके अंदर जो भी चीज होगी वो भी विभाजित होंगी। ई कोलाई विभाजित होता जाएगा, हमारी ये डीन वो सॉरी ये हमारा पुनर्योगज डीएनए भी विभाजित होगा। जब पुनर्योगज डीएनए विभाजित होगा तो हमारा ये जो इंसुलिन का जीन था ये भी विभाजित होगा। इंसुलिन की मात्रा क्या होगी, ये लगातार विभाजित होती रहेंगी, बहुत सारा इकट्ठा कर देंगे, तो हमारा इंसुलिन का जीन भी क्या होगा, बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, अब यही जो जीन होता है ये आगे जाकर के इंसुलिन हार्मोन बनाएगा, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, इंसुलिन हार्मोन आ जाएगा। और उसी की हमें क्या थी, जरूरत थी, जिसको क्या करेंगे हम अन्य तकनीकों के द्वारा बाहर निकाल लेंगे। अभी वहां नहीं पहुंचे हम, आपको केवल हमें पढ़ाना था पुनर्योगज डीएनए पढ़ाना था। क्या पढ़ाना था, पुनर्योगज डीएनए। ठीक है, तो अभी तक हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ी, पहले तो हमें वांछित डीएनए की जरूरत पड़ी।
हमने वांछित डीएनए निकाल लिया, ये रहा हमारे पास। ये हमारे पास क्या है भाई, वांछित डीएनए। और वांछित डीएनए कौन सा, इंसुलिन जीन वाला या इंसुलिन का, ठीक है, किसका, इंसुलिन का। और ये हमारे पास क्या था, प्लाज्मिड निकाला था हमने बाहर। तो हमने प्लाज्मिड को कट किया, किससे कट किया, प्रतिबंधन एंजाइम से। जब प्रतिबंधन एंजाइम से दोनों चीजों को कट करेंगे तो दोनों में क्या होंगे, सेम तरीके के खांचे बनेंगे, तो वो आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, फंस जाएंगे। समझे आप। देखो इसको अगर हम कायदे में बना के दिखाएं आपको, क्या होता है, इस तरीके से मान लीजिए ये हमारा क्या होता है, कुछ तो होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, लो भाई, ये इस तरीके से हमारा प्लाज्मिड होता। अब इसी से मिलता जुलता, ठीक है, अब इसी से यहीं पर बनाएंगे तो भाई, नहीं तो ताकि गलत ना हो, ठीक है। बहुत चतुर है हमारा साहब, ऐसी बात नहीं है। इसको ऐसा ही मिलते जुलते हमारा ये मान लीजिए वांछित जीन था, ठीक है भाई। इसकी कॉपी कर ले, अरे भाई इसको भी ले आया वो, कोई ना, इसको भी हम अलग कर देंगे, ठीक है, इसको हम अलग कर देंगे। क्या था हमारा, ये मान लीजिए इस तरीके का क्या था हमारा, वांछित जीन था, ठीक है। इसको भी यहां से अलग ही कर दें, देख लेना आप, ठीक है। क्या था, ये हमारा प्लाज्मिड था, ठीक है, प्लाज्मिड था। प्लाज्मिड को हमने किससे कट किया, प्रतिबंधन एंजाइम से। ये हमारा वांछित जीन था, ठीक है। इसको भी हमने किससे कट किया था, प्रतिबंधन एंजाइम से। इनको आपस में जोड़ देते हैं, इनको आपस में फिक्स कर देते हैं खांचे के रूप में, तो जो भी हमें मिल जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, पुनर्योगज डीएनए। और आपको क्या पढ़ाना था, हमें पुनर्योगज डीएनए ही आज पढ़ाना था। तो आपको समझ में आ गया पुनर्योगज डीएनए होता क्या। हमने प्लाज्मिड को प्रतिबंधन एंजाइम से कट किया और वांछित जीन को भी उसी एंजाइम से कट किया और आपस में उनको जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद जो भी हमें नया आनुवांशिक पदार्थ या डीएनए मिला, उसी को हमने क्या बोल दिया, पुनर्योगज डीएनए बोल दिया। समझा। फिर इसका किया क्या हमने, इसको हमने प्रवेश करा दिया किसके अंदर, हमारी ई कोलाई के अंदर। किसके अंदर प्रवेश करा दिया, ई कोलाई के अंदर। अब ई कोलाई क्या होती है, हर 20 मिनट में विभाजित होती है, तो ये भी लगातार क्या होगी, विभाजित होते रहेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा इंसुलिन का डीएनए या इंसुलिन का जीन भी क्या होगा, विभाजित होता रहेगा, जिससे हमें इसकी बहुत ज्यादा मात्रा मिल जाएगी। फिर इसी से हम क्या करेंगे, इंसुलिन हार्मोन बनवा लेंगे। इतना क्लियर है आपको। तो बस अब जैसे यहां पर बात की जाए कि ये जो प्लाज्मेट होता है, ये खुद से रेप्लिकेट क्यों होता है। ये खुद से रेप्लिकेट इसलिए होता है क्योंकि इसके पास खुद का ओआरआई होता है। क्या होता है, ओआरआई। अब ओआरआई क्या है, याद कीजिए आप वो वाला लेक्चर जो आपको हमने पढ़ाया था, कौन सा, अपना आणविक सिद्धांत वाला, आनुवांशिकता एवं आणविक सिद्धांत, जो हमने चैप्टर आपको पढ़ाया था, या आनुवांशिकी इकाई का द्वितीय जो अध्याय पढ़ा था, जिसमें डीएनए आरएनए पढ़ाया था। तब आपको जब डीएनए रेप्लिकेशन होना होता है तो तब आपको ओआरआई हमने पढ़ाया था। ओआरआई या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, या प्रतिकृतियन बनाने का मूल। तो जहां से रेप्लिकेशन शुरू होती थी या प्रतिकृति बनना शुरू होती थी, उसी भाग को हमने क्या बोला था, ओआरआई बोला था। क्या बोला था, ओआरआई। तो हमारा जो प्लाज्मेट होता है, इसके पास खुद का ओआरआई होता, ताकि ये क्या कर सके, अपनी संख्या बढ़ा सके या अपना खुद का क्या कर सके, विभाजन, बिना किसी दूसरे की सहायता से। मतलब इसकी कोई सहायता नहीं है उसे, इस आनुवांशिक पदार्थ का कोई रोल नहीं है इसमें कि अपनी फोटोकॉपी बनाए। ये खुद से ही अपनी फोटोकॉपी बना सकता है। समझे, ये सेल्फ रेप्लिकेट हो सकता है। समझे आप। तो पुनर्योगज समझ में आया। हमारा मुख्य उद्देश्य था आपको पुनर्योगज बताना। बाकी अभी हम फिर से प्लाज्मेट के बारे में आगे लेक्चर में बात करने वाले हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बात करने वाले हैं, और जो भी छोटी छोटी चीजें होंगी सबके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा उद्देश्य था वो क्या था, हमारा पुनर्योगज डीएनए के बारे में। तो अब क्या करते हैं, हम एनसीईआरटी पर पहुंचते हैं अपने, तो एनसीईआरटी पर पढ़ते हैं। पता है, ये जो चैप्टर है ये बहुत बड़ा नहीं है या बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। इसको आराम से चाहें तो 1 पेज 2 पेज में इसको कंप्लीट कर सकते हैं, बस वो आपको समेटना पड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए जब इसका वन शॉट देंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये चैप्टर कितना इजी था। यहाँ पर क्या है कि हर एक टॉपिक को थोड़ा सा विस्तार से पढ़ाना पड़ेगा, फिर इन्हीं विस्तार से पढ़ाए हुए चीजों को हम क्या करेंगे, वन शॉट में समेट देंगे, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, एक ही चीज को अच्छे से समझते जाओ, फिर वन शॉट में आपको एक रिवीजन लेक्चर आपको मिल जाएगा। और रही बात नहीं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन भाई हम प्रैक्टिस कराएंगे, तो उसमें आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर एक चीज और बोली गई है, यहाँ पर जो लिखा है शब्द वो हम आपको बता दे रहे हैं। आप देखो जानते हो, आप हमसे ज्यादा समझदार हो, ठीक है। आप जानते हो कि जो हमारा क्या बोलते हैं, हाँ, अलैंगिक जनन होता है,
क्या होता है, अलैंगिक जनन। उससे बेहतर होता है हमारा लैंगिक जनन। क्यों होता है, आप थोड़ा 1 मिनट सोचिए और इसको कीजिए कि जो हमारा लैंगिक जनन होता है वो क्यों ज्यादा अच्छा होता है अलैंगिक जनन के, हम बता दे रहे। तो जो हमारा लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन में क्या होती है, विभिन्नताएं आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं, विभिन्नताएं आ जाती हैं, जो नई पीढ़ी के लिए क्या होती हैं, लाभदायक होती हैं। विभिन्नताएं आएंगी तो वो किसके अनुसार विभिन्नताएं आएंगी, प्रकृति के अनुसार। तो वो क्या होगा, उस प्रकृति में ज्यादा सर्वाइव या ज्यादा जीवित रह पाएंगे। समझे आप। तो विभिन्नताएं भी समय के साथ क्या होती है, जरूरी होती हैं। और जो कहां से आती है, हमारे अपने किसके, लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा आती हैं। अलैंगिक जनन के द्वारा कोई भी आनुवंशिक सूचनाएं नहीं आती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, सॉरी, आनुवंशिक सूचनाएं आती हैं लेकिन सेम आती हैं, कोई उनमें परिवर्तन नहीं होता। गलत बोल रहे थे, लैंगिक जनन में भी तो सूचना, अलैंगिक जनन में भी तो सूचना प्रभावित होती हैं, प्रवाहित होती हैं। संभवतः संभवतः आप लैंगिक जनन की अपेक्षा अलैंगिक जनन के फायदों के बारे में जानते हैं। अलैंगिक जनन आनुवांशिक सूचनाओं को परिरक्षित रखता है। जो हमारा अलैंगिक जनन होता है वो क्या करता है, आनुवांशिक सूचनाओं को करता है, परिरक्षित रखता है। जबकि लैंगिक जनन द्वारा क्या होती है, विभिन्नताएं वह विशिष्ट आनुवांशिक व्यवस्था के संयोजन के प्रतिपादन का अवसर मिलता है, जो जीव या आबादी हेतु क्या होते हैं, लाभकारी हो सकते हैं। जो हमारे लैंगिक जनन होते हैं इसके द्वारा भी विभिन्नताएं आती हैं, और इस लैंगिक जनन के द्वारा भी हम इच्छित जीन या लक्षण को क्या कर सकते हैं, हम ला सकते हैं। जैसे आपको बताया था कि जो पहले के व्यक्ति होते थे उन्हें पता रहता था कि अगर हम अच्छी दुधारू गाय या जो ज्यादा दूध गाय देती है उसको ले और ताकतवर सांड को ले तो उनकी जो भी संतान होगी वो अच्छी होगी। ये चीज उन्हें पहले ही पता था कि अगर हम लंबे माता पिता होंगे तो उनके संतान भी लंबे होंगे। तो ये सब चीजें ना पहले पता थी। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि हमें एक दो लक्षण के चक्कर में और अन्य सारे कई लक्षण मिल जाए जो हमें उनकी जरूरत भी नहीं है और जो नुकसानदायक भी हो सकते हैं। तो उनसे बचने के लिए हमने किसकी सहायता ली थी, बायोटेक्नोलॉजी की सहायता ली थी। तो हमारे पूर्वज कहते हैं उन्हें भी पहले पता था कि जो लैंगिक जनन होता उसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, वांछित लक्षणों को पहुंचा सकते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। लेकिन उन लक्षणों के साथ साथ क्या हो सकते हैं, और अन्य भी लक्षण क्या सकते हैं, पहुंच सकते हैं। देखो कैसे, अब कैसे क्या, यहीं पर आपको बता दिया, पिछले लेक्चर में यही सेम चीज बताई थी। देखो जब हम लैंगिक जनन कराते हैं तो उसमें क्या होते हैं, हमारे युग्मक जोड़ते हैं और युग्मक के साथ पूरा डीएनए जाता है। ऐसा तो होता ही है कि नहीं भाई हम उसमें युग्मक को कह देते हैं कि ऐसा कीजिए, आप बाकी लक्षणों को छोड़िए, केवल एक लक्षण आपको लेके जाना। तो ऐसा तो नहीं होता ना। जब हमारे गैमेट मिलते हैं तो पूरे पूरे लक्षण क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं। लेकिन जो हमारी बायोटेक्नोलॉजी होती है, बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी, इसमें हम क्या करते हैं, केवल वांछित लक्षण को ले सकते हैं। जैसे हमें इंसुलिन का चाहिए था, हमने केवल इंसुलिन बना ली। हमें प्रोटीन की और मात्रा चाहिए होगी, हम प्रोटीन बना लेंगे। या हमें और कोई अन्य चीज चाहिए होगी तो उससे हम और अन्य चीज भी बना लेंगे। ये सब किसके द्वारा हो रहा है, हमारा बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा। समझे आप। कम समय में अधिक मात्रा में हम उत्पादन भी कर लेंगे और जो चीज हमें चाहिए होगी फिक्स, वही चीज हम कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। किसके द्वारा, बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा। तो लैंगिक जनन से क्या होती है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। विभिन्नताएं तो उत्पन्न होती है लेकिन और अन्य विभिन्नताएं भी आ जाती हैं जो हमें जरूरत नहीं होती है। परंपरागत संकरण, परंपरागत मतलब जो हमारे पूर्वज करते आए थे। संकरण की विधियां जो पौधे एवं जंतुओं के जनन में उपयोगी हैं, इनके द्वारा वांछित जीन के साथ साथ अवांछित जीन का समावेश व गुणन भी हो जाता है। देखो यहां पर लिखा ना, वांछित तो मिलते मिलते हैं, जो हमें चाहिए वो तो मिलेगा ही, साथ में फ्री में हमें क्या होते हैं, और भी चीजें मिल जाती है जो हमें उनकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो हमारे लिए नुकसानदायक भी हो। अगर लाभदायक नहीं भी है तो वो नुकसानदायक भी हो सकती है। उपर्युक्त कमियों को दूर करने हेतु आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीकों में जीन क्लोनिंग एवं जीन स्थानांतरण का उपयोग कर पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया जाता है, जिससे बिना अवांछित जीनों के केवल एक या एक से अधिक वांछित जीन को चुने हुए जीवों में स्थानांतरित करते हैं। देखो इसमें आपको दो शब्द नहीं मिले होंगे, एक क्लोनिंग और जीन स्थानांतरण। क्लोनिंग आपको समझ में आया था। देखो क्लोनिंग मतलब होता क्लोन, अपने जैसी ही चीज बनाना। तो मेन बैक्टीरिया ये था, इसमें प्रिविस करा था, जब ये डिवाइड हुई, ये विभाजित हुई तो उसने ये कई सारे बना दिए। तो ये क्या हो रहा है, अपने क्लोन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, क्लोन, अपने ही जैसा बना रहे हैं। तो ये क्लोन होता है। और स्थानांतरण क्या होता, इस पुनर्योगज डीएनए को उठा करके हमने इस बैक्टीरिया में डाल दिया था। कौन सा बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया में। तो ये जीन का स्थानांतरण होता है या डीएनए का स्थानांतरण होता है। ठीक है भाई, तो ये दोनों शब्द आपके क्या हो गए, कंप्लीट हो गए।
जो भी शब्द इसमें नए मिलेंगे हम सब आपको बताते जाएंगे। संभवतः यह डीएनए जीव की संतति कोशिकाओं में स्वयं गुणित नहीं हो पाएगा। देखो, जो हमारा वांछित जीन या डीएनए था वह खुद से, जिसमें हम किसी भी चीज में प्रवेश कराएंगे तो वो खुद से डिवाइड नहीं हो पाएगा। उसको विभाजित होने के लिए कुछ ना कुछ चीजें चाहिए होंगी। या तो हम क्या करें, या तो क्या करते, ये वांछित डीएनए को जब इसके अंदर डायरेक्ट हम प्रवेश करा देते डायरेक्ट, तो ये तब विभाजित नहीं हो पाता। क्या कर सकते थे, या तो इसको उठा करके हम इसको उठाया और इसके साथ ऐड कर दिया। किसके साथ ऐड कर दिया, ये जो इसका मुख्य आनुवांशिक पदार्थ था उसमें, या तो इसको ऐड कर दिया, ठीक है, जो बहुत आसान नहीं होता, वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाती है। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसको बाहरी किसी एक चीज से मिला देते हैं जो जाकर के वही काम करते हैं जो इसके साथ मिलाने से काम होता है। इसलिए हम किसकी सहायता लेते हैं, इसलिए हम प्लाज्मेट की सहायता लेते हैं या बैक्टीरिया वाहक की सहायता लेते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, समय बचाना है और मेहनत बचानी है। किंतु जब यह डीएनए अदाता या ग्राही के जीनोम में जुड़ जाता है तब यह गुणित होकर परपोषी डीएनए के साथ वंशागत हो जाता है। देखो, अगर ये जुड़ जाएगा तो ये क्या होगा, बराबर विभाजित होता रहेगा। अगर नहीं जुड़ पाएगा तो नहीं विभाजित हो पाएगा। ठीक है, यह है विजातीय। विजातीय मतलब दूसरा, जैसे मान लीजिए हमने मनुष्य से जीन निकाला था, किसका, इंसुलिन का, और इसको बैक्टीरिया में प्रवेश करा रहे, तो जो बैक्टीरिया के लिए हमारा जीन तो विजातीय होगा ना, दूसरी जाति का है ना। तो यहां पर यह विजातीय डीएनए खंड गुणसूत्र का अंग हो जाता है, जिससे प्रतिकृति करने की क्षमता होती है। अब हमने अपना डीएनए किसके साथ जोड़ दिया, बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जोड़ दिया। तो बैक्टीरिया ने हमारे डीएनए को अपना समझ लिया और अपने साथ ही उसकी क्या करा दी, फोटोकॉपी करा दी। उसमें जाति बाति का कोई भेदभाव नहीं करती वो, ठीक है। उसके साथ जो जुड़ गया वो उसका अपना हो गया, और अपना हो गया तो उसे अपने की तरह ही व्यवहार करती है वो। एक गुणसूत्र में एक विशिष्ट डीएनए अनुक्रम होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिकृतियन की उत्पत्ति कहते हैं, जो प्रतिकृतियन के लिए उत्तरदायी होती है। प्रतिकृतियन की उत्पत्ति क्या कहलाती है, हमारे ORI, मतलब डीएनए में, पूरे डीएनए में एक क्रम ऐसा होता है। अब उस क्रम को बताएं कैसे पहचानते हैं, जहां पर भी एडेनिन और थाइमिन की संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में होती है वहां पर हमारा ORI बनता है। अब एडेनिन और थाइमिन ही क्यों, क्योंकि एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना आसान होता है, ठीक है। इसलिए जहां पर एडेनिन और थाइमिन की संख्या ज्यादा होती है वहां पर हमारा ORI होता है, या प्रतिकृति का मूल होता है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं इसको, ORI बोलते हैं। अगर आपको डायरेक्ट कहीं पर सीधा ORI लिखा मिल जाए तो आपको परेशान नहीं होना, तो उसका मतलब होता है प्रतिकृति का मूल या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से प्रतिकृति शुरू होती है उसी को हम बोलते हैं ORI। किसी भी जीव में किसी विजातीय डीएनए खंड की गुणन हेतु इसे गुणसूत्र का अंग होना आवश्यक है, ठीक है, जिसमें कम से कम एक विशिष्ट अनुक्रम मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिकृति का मूल या ORI कहते हैं। जो भी हमारा वांछित डीएनए या विजातीय डीएनए था, वो जिस भी डीएनए से जुड़े उस डीएनए के पास क्या होना चाहिए, ORI होना चाहिए। अगर ORI नहीं होगा तो रेप्लिकेशन की शुरुआत ही नहीं होगी, और रेप्लिकेशन की शुरुआत नहीं होगी तो ये सारी हमारी मेहनत क्या होगी, व्यर्थ जाएगी। डीएनए को निकाला, फिर डीएनए को काट के हमने जीन निकाला, फिर जीन निकाल करके फिर कोशिका में प्रवेश कराया, तो ये सब मेहनत क्या होगी, हमारी व्यर्थ जाएगी। इस प्रकार एक विजातीय डीएनए प्रतिकृति के मूल से जुड़ा रहता है ताकि डीएनए का विजातीय खंड परपोषी जीव में स्वयं प्रतिकृति व गुणित हो सके, स्वयं क्या हो सके, रेप्लिकेट हो सके, अपनी संख्या को बढ़ा सके। गुणित मतलब अपनी डबल हो जाना, गुणित हो जाना। इसे क्लोनिंग कहते हैं। क्लोनिंग आपको समझा दिया था। क्लोनिंग क्या होती है, अपने ही जैसी कई कॉपी बनाना या फोटोकॉपी बनाना, वही क्या कहलाती है, क्लोनिंग कहलाती है। या किसी टेम्पलेट डीएनए की समान गुणित संरचना का निर्माण कह सकते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, क्लोनिंग कहलाता है। प्रथम रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए का निर्माण हुआ था वो साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, कहां पर, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम के प्लाज्मेट के साथ वांछित डीएनए को जोड़ने से हुआ था। और ये किसने किया था, हमारे स्टैनले कोहन व हर्बर्ट बोयर ने 1972 में। किन्होंने किया था, स्टैनले कोहन व हर्बर्ट बोयर ने 1972 में किया था। इन्होंने क्या किया था, जो भी हमारा साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम होता है इसके प्लाज्मेट को निकाला और इस प्लाज्मेट के साथ क्या किया था, हमारा वांछित डीएनए क्या करते थे, इसके साथ जोड़ दिया था। तो उसी को हमने क्या बोला था, पुनर्युगज डीएनए बोला था। इन्होंने क्या किया था, 1972 में उपर्युक्त कार प्लाज्मेट से
डीएनए का टुकड़ा काटकर संपन्न किया, जिनमें प्रतिजैविक एंटीबायोटिक प्रतिरोध प्रदान करने के लिए जिम्मेदार जीन था। अभी इस पर और चर्चा करेंगे, ये जो अभी लाइन बोली है ना यहाँ पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, अभी इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसके अगले लेक्चर या उसके और अगले लेक्चर में इसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। इन्होंने इसका उपयोग पता क्या किया था, इन्होंने प्लाज्मिड को कट करके वहां पर क्या लगा दिया था, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लगा दिया था। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया में रोग कर देता है, कौन कर देता है, वायरस कर देता है। या मान लीजिए इन्होंने क्या किया था, साल्मोनेला टाइफिमेरियम निकाला, ठीक है, साल्मोनेला टाइफिमेरियम का प्लाज्मिड निकाला, प्लाज्मिड को कट करके उस वाले भाग पर इन्होंने क्या लगा दिया, वहां पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लगा दिया। कौन सा जीन, वो जीन जो क्या करता है बैक्टीरिया को और आगे वृद्धि नहीं करने देता, किसमें, दूसरे शरीर पर, जहां पर भी हम इसका जीन का उपयोग करेंगे। अभी थोड़ा नहीं समझ में आएगा, इसको हम आगे और बता देंगे, तो आप इसको घबराइए मत। इतना याद कर लीजिए कि जो हमारे हर्बर्ट बोयर और स्टैनली कोहेन थे, इन्होंने 1972 में साल्मोनेला टाइफिमेरियम से क्या निकाला, प्लाज्मिड निकाला, और उस प्लाज्मिड को कट करके उसमें क्या जोड़ दिया था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला जीन उसमें जोड़ दिया था। ठीक है, तो इसी को हमने क्या बोला था बाद में, पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोला। आणविक कैंची कहे जाने वाले प्रतिबंधन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज से डीएनए को विशिष्ट जगहों पर काटना संभव हो सका था। ये जो प्रोसेस है 1972 की, ये बाद में हुई है। प्रतिबंधन एंजाइम की खोज हो गई थी 1963 में, उसके बाद ये सब प्रोसेस हुई है। क्योंकि जब हमारी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में ही नहीं पता होगा तो ये सब चीज हम कहां से कर लेंगे, ये बाद की प्रोसेस है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या प्रतिबंधन एंजाइम की जो खोज होती है वो हो गई थी हमारी कब, 1963 में। कब हो गई थी, 1963 में भाई। अब पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन देखो, पुनर्योगज डीएनए तकनीक में कौन कौन सी चीजें लगती हैं, कौन कौन सी चीजें। सबसे पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम होना चाहिए। फिर डीएनए पॉलीमरेज होना चाहिए। फिर डीएनए पॉलीमरेज के अलावा हमारा डीएनए लाइगेज होना चाहिए। डीएनए लाइगेज के अलावा और हमारे पास क्या होना चाहिए, संवाहक या वेक्टर होना चाहिए। तो बहुत सी चीजें होती हैं जो क्या करती हैं, बायोटेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर कुछ चीजें लिखी होंगी हमारी, प्रतिबंधन एंजाइम होना चाहिए, पॉलीमरेज एंजाइम होना चाहिए, लाइगेज एंजाइम होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए, परपोसी जीव भी होना चाहिए। अब यहाँ पर लाइगेज आपको बताया होगा, लाइगेज हमने पहले ही बताया था, लाइगेज का काम होता है डीएनए खंडों को जोड़ना, सॉरी तोड़ना नहीं, जोड़ना। और पॉलीमरेज क्या करता था, और न्यूक्लियोटाइड को पास में लाएगा और उनकी जो गैप होती है उसको फिलिंग करने का काम होता है। तो पॉलीमरेज एंजाइम और लाइगेज के बारे में तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रतिबंधन एंजाइम है उसके बारे में भी हम आगे पढ़ाने वाले हैं, और थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ गया कि ये डीएनए खंडों को काटता है। और संवाहक आप समझ चुके हैं, संवाहक जो करता है हमारे वांछित जीन को या वांछित डीएनए को करता है दूसरी पीढ़ी में या दूसरे जगह पर या दूसरी कोशिका के अंदर ले जाने का काम करता है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग या पुनर्योगज डीएनए तकनीक तभी संपादित हो सकती है जब हमारे पास तकनीकी साधन जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो, पॉलीमरेज एंजाइम हो, लाइगेज हो, वेक्टर हो, परपोसी जीव हो। अब परपोसी जीव तो होगा ही, क्योंकि वहीं पर तो हमें क्या करना है, अपना जो मुख्य उत्पाद या वांछित जीन है उसको क्या करना, बढ़ाना, उसकी मात्रा को वहां पर हमें बढ़ाना है। कटे हुए डीएनए का भाग प्लाज्मिड डीएनए से जोड़ा जाता है। जो हमारा कटा हुआ डीएनए होता है उसके कटे हुए भाग, कटे हुए डीएनए के भाग किसके साथ जोड़ते हैं, प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ते हैं। यह जो प्लाज्मिड होता है डीएनए संवाहक की तरह कार्य करता है, जो इससे जुड़े हुए डीएनए को स्थानांतरित करता है। आपको बताया था प्लाज्मिड के साथ जोड़ते हैं, और प्लाज्मिड क्या करता है, संवाहक की तरह काम करता है, जो करता है लक्षणों को ले जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से हमारा मच्छर था ना, मच्छर क्या करता था, हमारे स्पोरोजोइट को ले जाता था ना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तो मच्छर क्या काम कर रहा था, केवल वाहक का काम कर रहा था, उन लक्षणों को ले जाने का काम कर रहा था। कौन से, मलेरिया वाले लक्षण करते थे कौन, स्पोरोजोइट। जो हमारा प्रोटोजोआ होता है ना, प्लाज्मोडियम, उसके जो भी स्पोरोजोइट थे उनको ले जाने का काम करता था। मच्छर कीट संवाहक के रूप में मलेरिया परजीवी को मनुष्य शरीर में स्थानांतरित करता है। ठीक उसी तरह से प्लाज्मिड को संवाहक के रूप में प्रयोग कर विजातीय डीएनए के खंड को परपोषी जीव में पहुंचाया जाता है। आया आपको समझ में। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को संवाहक के साथ जोड़ने का काम एंजाइम डीएनए लाइगेज द्वारा होता है। जो हमारा क्या था, ये प्लाज्मिड था, क्या था हमारा, प्लाज्मिड था, मान लीजिए इस तरीके का कुछ कर दिया, प्लाज्मिड था। अब इस प्लाज्मिड के साथ जो भी हम क्या करेंगे, हमारा जो भी डीएनए होगा, ठीक है, इनको आपस में यहां पर जोड़ने के लिए, यहां पर आपस में जोड़ने के लिए, यहां पर आपस जोड़ने के लिए
किसकी जरूरत होने वाली थी? डीएनए लाइगेज की जरूरत होने वाली थी। किसकी? डीएनए लाइगेज की, जो डीएनए अणु के कटे हुए भाग पर कार्य कर उसके किनारों का करता है जोड़ने का काम करता है। इस संयोजन से इन विट्रो नए गोलाकार स्वतः प्रतिकृति बनाने वाले डीएनए का निर्माण होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। समझे आप? पुनर्योगज डीएनए आपको समझ में आ गया। हमने प्लाज्मिड लिया, बार बार उसके लिए बता रहे ताकि आपको समझ में आ जाए। हमने प्लाज्मिड लिया, प्लाज्मिड को बंधन एंजाइम से कट किया और हमारे वांछित एंजाइम को उसके साथ जोड़ दिया। ठीक है, तो वही हमारा क्या होता है? पुनर्योगज डीएनए होता है। जब यह डीएनए इकोलाई, एक जीवाणु जो साल्मोनेला से काफी मिलता जुलता, आपको बताया था जो हमारा इकोलाई होता है वो उसका रिश्तेदार होता है, फूफा या मौसी का लड़का होता है कुछ, ठीक है, में स्थानांतरित किया जाता है, तो यह नए प्रपोसी की डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग कर अनेक प्रतिकृति बना लेता है। देखो अब हमारा क्या है, जो प्लाज्मिड अंदर गया है इकोलाई के अंदर, उसको अपनी फोटोकॉपी बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड की जरूरत तो पड़ेगी, न्यूक्लियोटाइड की, न्यूक्लियोइड बोला है, न्यूक्लियोटाइड की जरूरत पड़ेगी। तो वो न्यूक्लियोटाइड को आपस में लगाने का काम किसका होता था? डीएनए पॉलीमरेज का, जो आपने किसमें? डीएनए रेप्लिकेशन में बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर उसको नहीं पढ़ा तो उसको रिवाइज करके आइए यहाँ पर और फिर इस वाले चैप्टर को देखिए। इसलिए कहते हैं हर एक चैप्टर एक दूसरे से क्या होता है? लिंक या जुड़ा रहता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की कॉपी का इकोलाई गुणन, इकोलाई में जैविक प्रतिरोधी जीन की क्लोनिंग कहलाता है। देखो जो हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है इकोलाई के अंदर, जब वो क्या होती है? विभाजित होती है। इकोलाई क्या होती है? विभाजित होती है, तो वो अपनी जैसी क्या करती है और नई इकोलाई बनाती है। इसी को हमने क्या बोला था? क्लोनिंग बोला था। क्या बोला था? क्लोनिंग। तो इस वाले लेक्चर में आपको दो चीजें बहुत अच्छी समझ में आ जानी चाहिए, पुनर्योगज डीएनए क्या होता है और क्लोनिंग क्या होता है। इसके साथ ही साथ संवाहक भी आपको समझ में आ जाना चाहिए लगभग लगभग, ठीक है। और भी हम संवाहक अभी पढ़ेंगे आगे, लेकिन इतना बहुत तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। पहले लेक्चर से आपको प्रतिबंधन एंजाइम समझ में आ जाना चाहिए था। प्रतिबंधन एंजाइम अभी और आगे हम लेक्चर में पूरा प्रतिबंधन एंजाइम के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए को कट करता है, आणविक कैंची बोलते हैं उसे। इसके अलावा क्या होता है हमारा? हाँ, पुनर्योगज डीएनए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पुनर्योगज डीएनए के पहले आपको प्लाज्मिड पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए पता? प्लाज्मिड, जो किसकी तरह है? संवाहक या वेक्टर की तरह काम करता है। इसके बाद आपको क्लोनिंग पता होनी चाहिए। जब इकोलाई विभाजित होती है तो वो अपने जैसे नए इकोलाई को बनाती है। उसी नए इकोलाई को हम, जब नई इकोलाई बनती है तो उन्हीं को हम क्या क्या बोलते हैं? क्लोनिंग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्लोनिंग। तो जीव के आनुवांशिक रूपांतर में मूलभूत 3 चरण होते हैं। कौन कौन से 3 चरण होते हैं? पहले तो वांछित जीन की पहचान कर लो, जो हमें वांछित युक्त जीन है डीएनए, उसकी पहचान कर लो। फिर चिन्हित डीएनए को परपोषी में स्थानांतरित करो। स्थानांतरित करने के बाद जो डीएनए परपोषी में पहुंचा है उसमें वो क्या कर सके? सुरक्षित रहे और अपनी संख्या बढ़ाता रहे। ऐसा नहीं कि जहां पर हमने उसको डाला है वो वहीं पर जाके खत्म हो जाए, वो आगे अपनी संख्या बढ़ा ही ना पाए। समझे? तो ये सब जरूरी होती है, ये सब 3 पॉइंट। तो ये इस लेक्चर से आपको इतना समझ में आना चाहिए कि पुनर्योगज डीएनए क्या होता है। पुनर्योगज डीएनए के अलावा हमारा पुनर्योगज डीएनए के अलावा क्या हमारा पुनर्योगज डीएनए के अलावा हमारा प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड के अलावा प्रतिबंधन एंजाइम क्या होता है, इसके अलावा क्लोनिंग क्या होता है। ये सब चीजें आपको इसमें पता होनी चाहिए। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि लैंगिक जनन जो हम उपयोग करते थे पहले की, जो हमारे पूर्वज वगैरह उपयोग करते थे, उसका उपयोग अब हम क्यों नहीं करते? उसकी जगह पर हम बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग, लैंगिक जनन तो होता है, ऐसा नहीं कि वो बंद हो गया, लेकिन वांछित लक्षणों के लिए हम उसका उपयोग ज्यादा नहीं करते। उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी या अपने किसकी? जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो हमारा वो यहीं पर कंप्लीट होता है। इसमें आपको पुनर्योगज डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उसी का तो मतलब होता है पुनर्योगज डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, प्लाज्मिड, वेक्टर और क्लोनिंग, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तब तक मिलते हैं अपने अच्छे से एक नए लेक्चर में। इसको कंप्लीट करके ही आइए वहां पर, ठीक है। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत देखा और आगे बढ़ गए, ठीक है। अब हम बोल भी कब रहे हैं? जब लेक्चर कंप्लीट हो गया, बच्चों ने तो देख लिया ही होगा, ठीक है। जिन्होंने देख लिया उनके लिए क्या होता है बेटा, हर बार की तरह आपके लिए थैंक यू। थैंक यू किस लिए? थैंक यू किसके लिए? आपने बहुत बढ़िया काम किया है, यहाँ तक लेक्चर में आप बने रहे, आपने लेक्चर को देखा, एंजॉय किया, ठीक है। अगर एंजॉय किया तो बेस्ट पार्ट आप कमेंट कीजिए, जहां पर भी आपको डाउट है वो भी कमेंट कीजिए। मिलते हैं अपने नए एक इनक्रेडिबल या अच्छे से लेक्चर में। तब तक के लिए बेटा थैंक यू।